जो कायदे आज़म कह रहे थे वो सच है। किसी मुस्लिम लीडर को मिनिस्ट्री में नहीं शामिल किया गया। तो वो जो उनको खौफ था कि हिंदू राज की तरफ जा रहा है, उस खौफ जब मुसलमानों को आया तो तब वो मुस्लिम लीग की तरफ आए और तब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई। आज वो लोग हिंदुस्तान में जो कि टू नेशन थ्योरी में नहीं मानते थे, मैं जब इंडिया में कई कॉन्फ्रेंसेस पे गया हूं तो कश्मीरी लीडरशिप के वो लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, वो कहते थे कि बड़ा गलत हुआ पाकिस्तान बना, मानते ही नहीं थे। आज मैं उनके मुंह से सुन रहा हूं कि कायदे आज़म की जिना की टू नेशन थ्योरी ठीक निकली। आज वो लोग कह रहे हैं आज ये मौजूदा हिंदुस्तान में वो लोग कह रहे हैं कि यहां मुसलमान या अक़लियतें, मसीह बरादरी से भी वही हो रहा है, ये बराबर के शहरी नहीं है। और स्पीकर साहब, इसी में मैं कायदे आज़म की अब बात करना चाहता हूं, सिर्फ छोटी सी ये कि कायदे आज़म ने जब 11 अगस्त की तकरीर की, जो फेमस तकरीर है कि सब आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, और हम गलती से कहते हैं कि जी ये कायदे आज़म सेकुलर थे। वो जो उनकी तकरीर थी, मैं ये जो आपको अभी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये असल में दो नजरिया क्या है। एक तो नजरिया आपके सामने आ गया है कि रेसिस्ट नजरिया है, मुसलमानों को इक्वल नहीं मानते, हिंदुओं का वो चाहते हैं हिंदुस्तान। दूसरा नजरिया जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, जो कायदे आज़म का नजरिया था, वो ये नजरिया था कि यहां सब बराबर के इंसान होंगे। और वो नजरिया किधर से लिया था? वो मदीना की रियासत से लिया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा के देख ले मदीना की रियासत में, जो उन्होंने मिसाक मदीना, जो उन्होंने सेंट कैथरीन्स चर्च के साथ जो उन्होंने कॉवेनेंट साइन किया कि जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान आपकी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच जो उन्होंने आखिरी खुतबा दिया, आखिरी खुतबा में उन्होंने कहा कि हम सब आदम की औलाद हैं, हमारा रंग जो भी हो, हम एक हजरत आदम की औलाद है। यानी इंसानों रेसिज्म को रिजेक्ट किया, इंसानों में फर्क नहीं था। ये बहुत अजीम, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा नजरिया जिस पे पाकिस्तान बना है, इसमें ये तासुब नहीं था। कायदे आज़म ने जब ये 11 अगस्त की तकरीर की थी और जब उन्होंने पहले मुसलमानों को पाकिस्तान मूवमेंट में कहा था कि यहां तुम्हें हुकूक नहीं मिलेंगे, वो मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रहे थे। वो समझ गए थे कि जिस आइडियोलॉजी के सामने उनका मुकाबला है, जो आज की आइडियोलॉजी है, जिसने कल जो कश्मीर में किया, वो उस आइडियोलॉजी की वो समझ गए थे। कायदे आज़म जो उनके दुश्मन भी थे, वो जानते थे कि वो कोई ड्रामे नहीं करते थे, कोई जो कहते थे वो मीन करते थे, वो कोई रेटरिक में नहीं पढ़ते थे। तो जो 11 अगस्त की तकरीर थी, उसमें कायदे आज़म ने जो कहा था, वो रियासत मदीना के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज को रखा गया था। मैं स्पीकर साहब, सारों को, अपनी कौम को भी लोग रियलाइज नहीं करते कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। खलीफा वक्त एक आम अक़लियत के शहरी से केस हार जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला पहले तो खलीफा थे, दूसरा उनका मुकाम सोचे कि जो हमारे दीन में उनका क्या मुकाम है। ये सोचे कि वो एक जज फैसला करता है एक माइनॉरिटी के लिए उनके खिलाफ। सोचे आजकल की दुनिया में ये तस्वर कोई कर सकता है? आज तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, ये तब फैसला हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे जो दीन है, जो हमारा मदीना की रियासत अगर हम स्टडी करें, उसके अंदर ये जो आज हिंदुस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है, हम उसके ऑपोजिट हैं। हम जब हमारे मुल्क में हम माइनॉरिटीज से नाइंसाफी करते हैं तो हम अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते हैं, हम अपने दीन के खिलाफ जाते हैं।
लेकिन स्पीकर साहब, जब ये मौजूदा बीजेपी की हुकूमत जब पकड़ के गोश्त खाने वालों को लटका देती है और लोग मॉब पकड़ के उनको मार देते हैं, और जो उन्होंने अभी कश्मीर में किया और जो पहले 5 साल तशद्दुद किया, जो मुस्लिम बरादरी से उन्होंने किया, ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनकी आइडियोलॉजी है। उनके फाउंडिंग फादर्स थे, वो कह बैठे थे कि हम मुख्तलिफ हैं इनसे, हम सुपीरियर हैं। रेसिस्ट आइडियोलॉजी है हमारा। जो आज मुकाबला है वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी से है। इसलिए जब तक ये बैकग्राउंड हमें पता नहीं चलेगी, हम फिर आगे प्लान नहीं कर सकते कि आज जो कश्मीर में उन्होंने कल किया, कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया। उन्होंने अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए। इस गवर्नमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई, जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट गई। वो 17 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट गए। वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गए। वो शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट गए। उन्होंने जो फैसला किया हुआ है कि जो आज रेजोल्यूशन में कहा डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, ये क्या बैठे हैं, वो ये चीज क्या बैठे हैं कि ये जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज होगा तो वो डेमोग्राफी भी बदलना चाहते हैं। डेमोग्राफी चेंज करना 4th जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 के खिलाफ है, वॉर क्राइम समझी जाती है ये। तो सारे इंटरनेशनल लॉज और अपने मुल्क के लॉज उन्होंने वायलेट किए अपनी आइडियोलॉजी के लिए। स्पीकर साहब, ये एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हम कर रहे हैं। इसलिए जो मैं अभी एंड में आपको बताऊंगा, पहले समझना चाहिए कि ये इशू है क्या। ये कि नहीं एकदम उन्होंने फैसला करके चले गए, ये मुकम्मल तौर पे अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। अब इन्होंने कानून पास कर दिया, कश्मीर को अनेक्स कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो कश्मीर के लोग जो 5 साल से पहले भी, लेकिन 5 साल से खास तौर पे जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और जुल्म हुआ है, उसके बावजूद वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या वो कानून की वजह से फैसला करेंगे कि अब खत्म होगी हमारी जद्दोजहद, हम गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए? ये तो और स्पीकर साहब शिद्दत पकड़ेगी, ये तो अब और लेवल पे चली जाएगी। जो मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा था कि आप पढ़ें, वो इसलिए कहा था कि हमारी बायलैटरल टॉक्स तो फेल हो चुकी थी, वो होती नहीं थी। ये इसलिए हम सबको समझना है कि ये बड़ा सीरियस इशू बन गया है। मेरा जो आज मकसद इसका रिक्विजिशन करने का ये जॉइंट सेशन था, इसके बड़े सीरियस कॉनोटेशंस हैं। नंबर 1 चीज क्या है, इन्होंने अब वहां उसको जो 5 साल से करते आ रहे हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी है, अब इन्होंने और दबाना है कश्मीर की रेजिस्टेंस को, आजादी की मूवमेंट को। ये क्योंकि उनको अपना बराबर के इंसान नहीं समझते स्पीकर साहब, ये रेसिस्ट है आइडियोलॉजी। ये अगर वो अपने बराबर के इंसान समझते तो वो कोई डेमोक्रेटिकली कोशिश करते, कोई मूवमेंट चलाते, कोई लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आते। वो माइट इज राइट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे, और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशन गोई करता हूं, इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कहना जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई, जबकि सबको पता है कि पुलवामा में पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं था, इनको भी पता है। तो अब जब ये उनको ऑप्रेस करेंगे और ज्यादा जुल्म करेंगे, उसका जब रद्द अमल आएगा, मैं आज कह रहा हूं, इसलिए ये सीरियस है, इन्होंने हमें ब्लेम करना है। इन्होंने एक और भी चीज करनी है, इन्होंने, मुझे अब खौफ है कि इन्होंने कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग करनी है। इन्होंने वहां लोगों को कोशिश करना है कि लोग वहां से निकाल ले ताकि दूसरी मेजॉरिटी हो जाए और वो जो बाकी लोगों को गुलामी के लिए दब जाएं। ये सारी जब चीजें करेंगे और ये पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि मुझे पता है जब पुलवामा में, जब इन्होंने पुलवामा के बाद
जब हिंदुस्तान ने अपने जेट्स भेजे और रात को बालाकोट के ऊपर बॉम्बिंग हुई, तो हमारी 3 बजे बातचीत हुई, सुबह के 3 साढ़े 3 बजे। आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स चीफ थे। अब उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि क्या लोग कैजुअल्टीज हुई, क्या पाकिस्तानियों को खून हुआ। हमने जब पता चला कि अभी तक कोई कैजुअल्टीज की फिगर नहीं है, तब हमने फैसला किया कि अभी नहीं करेंगे और हम एक टोकन अगले दिन वही करेंगे जो उन्होंने हमारे आगे बॉम्बिंग करके चले गए। लेकिन अगर स्पीकर साहब हमारी कैजुअल्टीज होती तो हमारी एयरफोर्स ने भी लॉक इन किए हुए थे उनके टारगेट्स जिधर उनकी कैजुअल्टीज होनी थी। और मैं बार बार उसके बाद, पुलवामा के बाद, इनको कहता गया कि 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज ऐसी रिस्क नहीं ले सकते। हम अपने मसले डायलॉग से हल करें। मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब ये सिचुएशन होगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। इनकी जो माइंडसेट है, और मुझे इनके अंदर एक तकब्बुर नजर आता है जो हर रेसिस्ट में नजर आता है। ये जो सुपीरियर, जो आज व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं, जो आगे गोलियां मार देते हैं लोगों को अमेरिका और ये बाहर के मुल्कों में, ये एक अजीब माइंडसेट है। ये सुपीरियरिटी में बिलीव करता है, रेशियल सुपीरियरिटी में। और ये इस तकब्बुर के अंदर ये कर सकते हैं। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा? मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई फिर क्या होगा? 2 नतीजे हो सकते हैं। वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। अगर हमारे खिलाफ वॉर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर स्पीकर साहब, इसी हॉल में मैंने कहा था हमारे पास 2 रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। एक रास्ता वो ये हाथ खड़े करके हम हार मानने की करेंगे, दूसरा रास्ता टीपू सुल्तान का कि आखिरी खून के कतरे तक हम मुकाबला करेंगे।